यस सर। लास्ट मुझे बताइए क्या डिस्कस किया था हमने। लास्ट टॉपिक क्या डिस्कस किया था? व्हाट वाज द लास्ट टॉपिक? Group 14 are precise molecule. इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज या फिर इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट। और हमने शायद ये भी डिस्कस किया होगा कि ये जो ग्रुप 14 में कार्बन है, कार्बन मैक्सिमम कितनी कोवेलेंसी शो कर सकता है? 4. 4। 4. लेकिन जो कार्बन के नीचे वाले हैं इस ग्रुप में, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब कितना शो कर सकते हैं नीचे वाले 4 मैक्सिमम? and Plus 2. 4+2। ठीक है, तो नीचे वाले जो हैं ये 6 कोऑर्डिनेशन नंबर यानी 6 कोवेलेंसी तक शो कर सकते हैं। वाई? रीजन क्या था इसके पीछे? हमने डिस्कस किया था शायद। रीजन क्या था? Inert pair effect. नहीं, इसके पीछे रीजन क्या था कि जो नीचे वाले हैं वो 6 तक शो करते हैं कोवेलेंसी, लेकिन कार्बन बेचारा सिर्फ 4 तक शो करता है। सर डी और एफ ऑर्बिटल्स। हाँ, एफ ऑर्बिटल्स तो नहीं रिएक्ट करते हैं वैसे ज्यादा, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम जो है ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ डी एंड ऑफ ऑर्बिटल्स, कार्बन जो है सिर्फ 4 कोवेलेंसी शो करता है, लेकिन नीचे वाले जो है वो 6 तक शो करते हैं, क्योंकि उनके पास डी ऑर्बिटल्स भी आ जाते हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो उनका हाइब्रिडाइजेशन हमने कल लिखा था, हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d2। sp3d2। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? यस सर। चलो तो आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं इनकी। केमिकल प्रॉपर्टीज। चलिए, नंबर 1, फर्स्ट रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। आप सब मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? यस सर। तो पहला रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। चलिए बताइए, क्या ग्रुप 14 के एलिमेंट्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं? करते हैं। yes sir. सर किस तरह के कंपाउंड्स बनाते हैं? CO2. CO2 बनाते हैं। और सर एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। ये सारे एलिमेंट्स दो तरह के ऑक्साइड्स बनाते हैं। एक तो हो गया CO टाइप के, CO, ठीक है, और दूसरा हो गया CO2 टाइप के। क्या ये बात क्लियर है सबको? यस सर। तो हम बोल सकते हैं that all these elements react with O2 to form सर ये केमिकल प्रॉपर्टी आप किसके लिखवा रहे हो? ऑक्सीजन के, सॉरी कार्बन के? कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? सर उन पिछले 6 पॉइंट्स कवर किए उसी में लिखना है ना? नहीं, वो सारे तो क्या थे? फिजिकल प्रॉपर्टीज थे। वो सारे हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखे थे या केमिकल प्रॉपर्टीज लिखे थे? केमिकल प्रॉपर्टीज लिख रहे थे। केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आप केमिकल प्रॉपर्टीज को हटाकर आप डायरेक्टली डाल सकते हो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। ठीक है, इसको आप हटा दो और डायरेक्टली आप डाल दो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। ठीक है, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। ऐसे हम यहाँ पर बारी बारी से सब कुछ रिएक्टिविटी चेक करेंगे कि हेलोजन के साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं, वाटर के साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोजन के साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं, एटसेट्रा। तो सबसे पहला हम देख रहे हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये दो तरह के ऑक्साइड्स बनाते हैं, एक तो MO टाइप के ऑक्साइड्स और दूसरा MO2 टाइप के ऑक्साइड्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे that all these elements form oxides of the type MO and MO2। they form oxides of the type MO and MO2। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि CO2 जो है वो एसिडिक होता है या न्यूट्रल होता है या बेसिक होता है? CO2 is acidic oxide, basic oxide और neutral oxide? सर इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज होते हैं। सर अरे न्यूट्रल। यार, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज तो ठीक है, हम उनके नेचर की बात कर रहे हैं, एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल। मतलब अगर पानी में डालो
अगर पानी में डाला किसी ऑक्साइड को और आपको बदले में मिला एसिड, तो मतलब वो एसिडिक ऑक्साइड है। अगर आपने उस ऑक्साइड को पानी में डाला और आपको मिला बेस, मतलब वो बेसिक ऑक्साइड है। तो जब आप CO2 को पानी में डालेंगे तो आपको क्या मिलेगा? अब ऐसा मत बोलना सर बुलबुले मिलेंगे, बुलबुले। CO2 को पानी में डालने पे क्या मिलेगा? क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? यस सर। तो बताओ क्या मिलेगा? आपने CO2 को पानी में डाला तो आपको एसिड मिलेगा या बेस मिलेगा? सर एसिड मिलेगा बट कौन सा वाला पता नहीं। एसिड मिलेगा। देखो H2O plus CO2, H2O plus CO2 gives H2CO3, इसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। H2O plus CO2 gives H2CO3, this is known as carbonic acid, कार्बोनिक एसिड। ठीक है, तो CO2 किस तरह का ऑक्साइड है? एसिडिक ऑक्साइड या बेसिक ऑक्साइड? एसिडिक। Acidic. एसिडिक ऑक्साइड है। ठीक है, तो बेसिकली आपको बस इतना ध्यान रखना है बच्चों कि अगर कोई ऑक्साइड है जिसमें जो भी एलिमेंट है, अगर वो अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो जनरली क्या होते हैं? एसिडिक। जो अपनी लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं वो होते हैं बेसिक। और जो बेचारे बीच में लटक गए, ठीक है, जो ना तो बहुत ऊपर पहुंच पाए ना बहुत नीचे गए, तो जो बीच में लटक गए वो क्या होते हैं? एम्फोटेरिक। क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं? जो ऑक्साइड्स आगे निकल गए, जो ऑक्साइड्स बहुत आगे निकल गए वो क्या होते हैं? एसिडिक। एसिडिक। और जो बहुत पीछे रह गए? बेसिक। Basic. बेसिक। और जो बेचारे बीच में अटक गए? एम्फोटेरिक। Acidic. एम्फोटेरिक। ठीक है, तो आप लिख लेंगे यहाँ पर दैट ऑक्साइड्स इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, oxide in higher oxidation state of elements are generally more acidic than oxides in lower oxidation state. Then सर हम oxides कैसे in, पता करेंगे कि वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है? अरे आप निकाल सकते हैं ना यार, इसमें क्या बड़ी बात है, आप निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पर ये CO2 है, तो बताओ ये CO2 के अंदर कार्बन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है? प्लस 4। +4 में। बताओ कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? +4। कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना। यस सर। यस सर। तो मतलब कार्बन मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन किसी को दान में दे सकता है? 4। 4। मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन दान में दे पाएगा ना, तो मैक्सिमम कितना शो करेगा? +4। इस तरह से हम चेक करेंगे। समझ पा रहे हो? यस सर। तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, सारी लिस्ट बना लेते हैं कि कौन कौन से ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं, कौन कौन से न्यूट्रल होते हैं और कौन कौन से एम्फोटेरिक होते हैं। वैसे ये सारे नॉन मेटल्स हैं, ये सारे नॉन मेटल्स हैं। तो नॉन मेटल्स तो बेचारे क्या बनाते हैं? एसिडिक या बेसिक? एसिडिक। हाँ, तो बेसिक तो यहाँ पर होंगे ही नहीं, ठीक है, लेकिन एक दो न्यूट्रल ऑक्साइड जरूर मिलेंगे यहाँ पर आपको। ये जो मैं आपको लिखा रहा हूँ अभी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। सर NO2 एम्फोटेरिक है ना? NO2 इज एसिडिक बेटा। NO2 एसिडिक नहीं होता है। सर। NO2 एसिडिक होता है। सर बालराजू सर ने तो अभी दूसरा से कहा, एम्फोटेरिक से कहा। आप N2O की बात कर रहे हो या किसकी बात कर रहे हो? सर NO2 की बात N2O कर रहे हो? शायद। N2O या NO2?
सर N2O शायद। हाँ, चलो देखो ध्यान दो, मतलब जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, आप समझ पा रहे हो ना, मतलब जो रेस में सबसे आगे पहुंच गए, जो सबसे आगे पहुंच गए वो क्या होंगे? एसिडिक। जो बेचारे सबसे पीछे रह गए वो क्या होंगे? बेसिक। और जो बीच में अटके हुए हैं वो क्या होंगे? Amphoteric. एम्फोटेरिक। वेरी गुड। चलो एसिडिक ऑक्साइड्स आप लिख लें यहाँ पर, CO2, SiO2, GeO2 एंड GeO, ये आपके एसिडिक ऑक्साइड्स हैं। ठीक है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन कौन से हैं? वैसे मैं आपको बाद में कभी सारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के नाम लिखा दूंगा, तो आप उनको याद रख सकते हैं। ठीक है। इस फैमिली की अगर बात करें तो इस फैमिली में आपके पास 4 एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनते हैं। पहला SNO एंड SNO2, छोटा भाई और बड़े भाई, ये दोनों क्या है? एम्फोटेरिक। इसी तरह छोटी बहन और बड़ी बहन, ये दोनों भी क्या है? एम्फोटेरिक। ठीक है। तो SNO, SNO2, PbO, PbO2, ये चारों एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं यहाँ पर। न्यूट्रल ऑक्साइड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। न्यूट्रल ऑक्साइड CO, कार्बन मोनोऑक्साइड इज न्यूट्रल इन नेचर। CO एक न्यूट्रल ऑक्साइड है। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? बोलो बच्चों, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? यस सर। Yes, sir. चलिए, तो आपने ऑक्साइड्स देख लिए। ऑक्साइड्स कौन कौन से होते हैं? नेक्स्ट हम बात करते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर। वाटर के साथ अगर रिएक्शन की जाए इनकी तो क्या बनेंगे? तो देखो यहाँ पर जो ऊपर वाले हैं, ऊपर वाले वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते, तो हम बोलेंगे कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर नॉट अफेक्टेड बाय वाटर। कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर नॉट अफेक्टेड बाय वाटर। ठीक है। ओनली tin decomposes steam. Only tin decomposes steam to form SnO2 and hydrogen gas. ठीक है। क्या लिखा मैंने? अगर टिन की रिएक्शन आपने गलती से स्टीम के साथ करवा दी, अगर आपने टिन की रिएक्शन गलती से स्टीम के साथ करवा दी, तो यहाँ मिलेगा आपको SnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस, इस तरीके से। ठीक है। सिमिलरली जो लेड है हमारे पास, लेड भी रिएक्शन नहीं करता। lead is also not affected. Lead is also not affected by water due to a protective oxide layer on its surface. Due to a protective oxide layer on its surface. ठीक है। लेड की सरफेस पर एक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, तो वो उसको फर्दर रिएक्शन करने से प्रिवेंट करती है। बताइए, यहाँ तक क्लियर है? यस ठीक है। सर 2 मिनट्स। हाँ, लिख लो लिख लो। लिख लिया? यस सर। Yes, sir. चलो, अब आप रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजेंस देखेंगे कि हेलोजेंस के साथ किस तरह से ये लोग रिएक्ट करते हैं, कार्बन फैमिली वाले। नंबर वन, कार्बन को छोड़ के बाकी सब जो है वो आसानी से MX2 और MX4 बनाते हैं। MX2 और MX4 टाइप के हेलाइड्स बनाते हैं।
ठीक है, तो सबसे पहला आप लिखेंगे एक्सेप्ट कार्बन, ऑल अदर एलिमेंट्स react with halogens to form halides of the type mx2 and mx4 ठीक है। चलिए, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं आपको सारे बता रहा हूँ यहाँ पर। सेकंड पॉइंट, most of mx4 type halides are covalent in nature. बताइए मैंने ऐसा क्यों लिखा यहाँ पर, क्यों लिखा मैंने ऐसा? हर्षल, क्यों लिखा मैंने ऐसा? सर क्योंकि MX4 कार्बन बनाएगा ना सर। हाँ, सर क्योंकि ये साइज में छोटे होंगे तो फिर इनकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी। हाँ, ये मतलब साइज छोटा भी हो सकता है, और इनका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? +4। इनका ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होगा ना, ठीक है। तो +4 स्टेट होने के कारण ये सब क्या बनाएंगे? कोवेलेंट हेलाइड्स, ठीक है। इनके हेलाइड्स क्या होंगे? कोवेलेंट इन नेचर। अगर कोवेलेंट होंगे तो बताओ इन MX4 वाले हेलाइड्स का हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। इनका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। शेप क्या होगा इनका? tetrahedral टेट्राहेड्रल। सर MX2 और MX4 के जगह यहाँ पे M को हम एलिमेंट से रिप्लेस करेंगे ना। हाँ, करेक्ट। वो एक जनरल कन्वेंशन है वो, ठीक है। तो MX4 वाले हेलाइड्स अधिकतर सारे क्या होते हैं? कोवेलेंट इन नेचर, बस दो को छोड़ के। कौन से दो? टिन एक्सेप्ट SnF4 एंड PbF4, एक्सेप्ट SnF4 एंड PbF4। ये दोनों क्या होते हैं? ये इस तरह के हेलाइड्स क्या होते हैं? आयनिक होते हैं ये। तो SnF4 और PbF4 ये आयनिक होते हैं, ठीक है। ये आयनिक होते हैं, लेकिन बाकी सारे क्या होंगे आपके? कोवेलेंट। तो SnF4 एंड PbF4 ये आपके आयनिक होते हैं बस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लिखते हैं। नेक्स्ट लिखा मैंने, अब बस ध्यान से समझते जाना इन चीजों को। जो मैंने आपको लॉजिक ऑलरेडी पहले बताया है, उस लॉजिक के हिसाब से इनको समझने की कोशिश करना। डायरेक्टली बस खाली ऐसे ही रटना नहीं है हमको। नेक्स्ट मैंने लिखा PbI4 डजंट एग्जिस्ट। PbI4 डजंट एग्जिस्ट, रादर PbI2 एग्जिस्ट। बताओ क्या ये बात सही है? Yes, sir. yes sir ठीक है। रीजन क्या है इसका? कि वो plus पेयर plus इफेक्ट। inert gas effect इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट मैंने लिखा स्टेबिलिटी ऑफ डाइहेलाइड्स इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। बताओ क्या ये बात सही है? बताओ।
मतलब अगर इसमें स्टेबिलिटी कंपेयर करता हूँ तो GX4 is more stable than GX2। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ तो PbX4 is less stable than PbX2। बताओ क्या ये बात सही है? बताइए क्या ये बात सही है? Yes, sir. सर नेक्स्ट। नोट करने दो। हाँ हाँ, नोट कर लो। कहाँ तक नोट किया आपने? सर लास्ट रह गए। नोट कर लो। हम ज्यादा फास्ट तो नहीं जा रहे हैं? No, sir. ज्यादा स्लो जा रहे हैं क्या? No, sir. ठीक है सर। नो सर। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आपने कछुए की Yes, कहानी तो sir. सुनी होगी ना? Yes, sir. Yes, कछुए की sir. कहानी सुनी है आपने? Yes, sir. कहाँ तक सुनी है आपने कहानी? मतलब लास्ट में क्या होता है? कछुआ जीत जाता है। जीत जाता है। सर कछुआ पर जीत अगर जाता है? सर अगर रैबिट नहीं सोता तो वो जीत जाता ना। नहीं, आपने कहानी पूरी नहीं सुनी है लगता है। मैंने सुनी है। क्या होता है लास्ट में? तो कछुआ है ना, रेस एक तालाब के ऊपर से रखता है, तो वो तालाब की वजह से फिर से जीत जाता है। एंड फिर थर्ड पार्ट में फिर वो लोग समझ जाते हैं कि या हम दोनों को टीम वर्क करने की जरूरत है एंड ऑल दैट। हाँ, तो लास्ट में क्या होता है? जब तालाब आता है तो तालाब में रेबिट जो है वो कछुए के ऊपर बैठ जाता है, और जब लैंड आता है तो कछुआ रेबिट के ऊपर बैठ जाता है। ठीक है, चलो वेरी गुड। तो हमको क्या करना चाहिए? Teamwork. टीम वर्क। एक दूसरे के ऊपर बैठना चाहिए। देखो, कहानी का गलत मतलब मत निकाला करो यार तुम लोग। कहानी का कुछ भी कर देते हो। बेचारा कछुआ और रेबिट नाराज हो जाएंगे तुमसे। ठीक है, देखो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये काफी इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। एक्सेप्ट CCl4, except CCl4 other tetrachlorides, except CCl4 other tetrachlorides like SiCl4, GeCl4, SnCl4 gets easily hydrolyzed, gets easily hydrolyzed, gets easily hydrolyzed by water due to presence of vacant d orbitals, due to presence of vacant d orbitals on the central atom। क्या ये पॉइंट सबको समझ में आता है? चेक कर लो एक बार। चेक कर लो सर थोड़ा नीचे करना। नीचे। चेक करो, CCl4 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। CCl4 का हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि CCl4 के पास वाटर के साथ बॉन्ड बनाने के लिए कोई ऑर्बिटल ही खाली नहीं है। ठीक है, लेकिन जो नीचे वाले क्लोराइड्स हैं, जो नीचे वाले टेट्राक्लोराइड्स हैं, SiCl4, GeCl4, SnCl4, इन सब में जो सेंट्रल एटम है उसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल है। क्या आप सब इस बात से एग्री करते हैं? Yes, sir. तो जो भी नीचे वाले हैं उन सबके पास d ऑर्बिटल हैं, तो d ऑर्बिटल होने की वजह से, खाली जगह होने की वजह से वाटर इनके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है, और ये सारे नीचे वाले हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। ये बात समझ में आती है सबको? Yes. जैसे अगर हमने हाइड्रोलिसिस किया SiCl4 का, अगर हम SiCl4 का हाइड्रोलिसिस कर दें तो हमने यहाँ पर लिखा
Cl4 इस तरह से। ये है SiCl4 और आपने इसके ऊपर डाला वाटर OH इस तरह से आपने इसके ऊपर गलती से पानी डाल दिया। तो अब सिलिकॉन के पास तो वैकेंट d ऑर्बिटल्स हैं, तो ये H2O अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है सिलिकॉन के वैकेंट ऑर्बिटल के साथ और यहाँ से HCl निकल जाएगा, एक OH जुड़ जाएगा। तो ये क्या बन गया SiOH, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl और यहाँ पर Cl। तो इस तरह से बारी बारी से वाटर ने अटैक किया, 3 वाटर मॉलिक्यूल्स ने इसके ऊपर और अटैक कर दिया और 3 HCl मॉलिक्यूल निकल गए। 3 H2O ने अटैक किया, 3 HCl बारी से निकल गए। तो क्या बन गया फाइनली SiOH OH OH एंड OH इस तरह से। इसको क्या बोलते हैं सिलिसिक एसिड, सिलिसिक एसिड। सर रिएक्शन वापस समझाओ ना। सर ये देखो एसिड कैसे सर OH का है ना? अरे यार मजाक कर रहे हो तुम लोग। किसी भी एसिड में जैसे H2SO4 है, H2SO4 में भी तो OH होता है ना। वो जो H है, H किससे जुड़ा होता है, ऑक्सीजन से या सल्फर से? सर ऑक्सीजन। तो फिर ऑक्सीजन से जुड़ा होने के कारण ही वो एसिडिक होता है। अगर वो डायरेक्टली सिलिकॉन से जुड़ता या किसी नॉन मेटल से जुड़ता तो वो एसिडिक नहीं होता। वो H+ की फॉर्म में कब बाहर निकलता है, जब वो किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है ना। देखो रिएक्शन ओके फिर से सर। देख लो। सिलिकॉन के पास है वैकेंट d ऑर्बिटल्स, सिलिकॉन के पास वैकेंट d ऑर्बिटल्स होने की वजह से ऑक्सीजन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को उसके वैकेंट d ऑर्बिटल में डाल पाया। तो जैसे ही ऑक्सीजन ने इसके ऊपर अटैक किया, अब सिलिकॉन के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए। ऑलरेडी 4 बॉन्ड बने हुए थे सिलिकॉन के पास, ऑलरेडी 4 बॉन्ड बने हुए थे। इधर से कौन आ रहा है, वाटर, इधर से वाटर आ रहा है। तो अब इधर से अगर वाटर आ रहा है तो उसके इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से निकलना पड़ेगा ना पतली गली से। समझ में आ रही है बात? हाँ मतलब जब इधर से वाटर ने अटैक किया तो सिलिकॉन के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, तो उसकी वजह से अब यहाँ से इस क्लोरीन को निकलना पड़ेगा। जब इस क्लोरीन को निकलना पड़ेगा तो वो Cl- की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। अब जैसे ये ऑक्सीजन जाके सिलिकॉन से जुड़ा तो ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दे दिए सिलिकॉन को। उसकी वजह से अब सिलिकॉन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, सॉरी ऑक्सीजन पर। जब ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन को दे दिए तो उस ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। हाँ ऑक्सीजन पर आया पॉजिटिव, क्योंकि बेचारे के इलेक्ट्रॉन चले गए। तो ऑक्सीजन पर आया पॉजिटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, क्या वो पॉजिटिव चार्ज को बर्दाश्त कर सकता है? नो सर। पॉजिटिव चार्ज को ऑक्सीजन कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो वो पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए क्या करेगा, अपने में से एक H+ को बाहर निकाल देगा। अपने में से H+ को बाहर निकाल देगा तो इधर से H+ बाहर निकला, उधर से Cl- बाहर निकला, दोनों रास्ते में जा रहे थे और दोस्ती हो गई। जब दोस्ती हो गई तो क्या बन गया, HCl। तो HCl बाहर निकल गया और यहाँ पर क्या जुड़ गया, OH जुड़ गया। अब यही सेम कहानी तीनों वाटर मॉलिक्यूल के साथ हुई। तो इस तरह से 3 HCl और बाहर निकल गए और फाइनली बन गया सिलिसिक एसिड। बताओ ये कहानी आपको समझ में आती है? यस सर। तो इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिलता है? सर दोस्ती हो जाती है। तो इस तरह से आपको केमिस्ट्री जो है समझना सीखना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक आप लिखेंगे इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स एंड एनोमलस बिहेवियर। इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स एंड एनोमलस बिहेवियर ऑफ कार्बन। ठीक है, अब ये तो आप शायद बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी ग्रुप में जो भी ऊपर वाले एलिमेंट्स होते हैं वो थोड़े शरारती होते हैं, तो बाकी सारे ग्रुप के एलिमेंट से अलग हटके बिहेवियर शो करते हैं। बताओ ये बात क्या पहले कभी आपने और कहीं भी देखी है? बोरॉन। बोरोन भी ऐसा ही करता है। लिथियम।
लिथियम भी ऐसा ही करता है बेचारा, और बेरिलियम। बेरिलियम भी ऐसा ही करता है। ठीक है, तो ये सारे ऊपर वाले जो होते हैं वो काफी शरारती होते हैं, वो अलग हट के बिहेवियर शो करते हैं। क्यों हट के बिहेवियर शो करते हैं ये लोग? अनअवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अनअवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। छोटे होते हैं वो। No, सर sir. स्ट्रक्चर Size. चेन। छोटे होते हैं, Small size. छोटे होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है, डी ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं इनके पास। ठीक है, इन सब की वजह से। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे फर्स्ट पॉइंट। हाँ हर्षल बोलो, कोई डाउट है? बोलो, कोई डाउट है यहाँ तक? सूरज? बोलो, कोई डाउट है? नो सर। चलिए, तो यहाँ पर आप लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, high electronegativity and high ionization enthalpy and unavailability of d orbitals and unavailability of vacant d orbitals unavailability of vacant d orbitals सर मैं यही carbon। बोल रहा था, गलती से निकल गया। क्या? हाँ, unavailability of vacant d orbitals, correct। ठीक है, तो vacant d orbitals, carbon differs from rest of the elements, carbon differs from rest of the elements। ठीक है, तो ये बेसिकली हर घर घर की कहानी है। ठीक है, ये जो ऊपर वाले बच्चे होते हैं वो थोड़े ज्यादा शरारती होते हैं। ठीक है, हर घर मतलब हर ग्रुप की कहानी है। तो इस तरह से हर ग्रुप की कहानी है कि जो ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं वो थोड़ा एनोमलस बिहेवियर शो करते हैं इन सब रीजंस की वजह से। ठीक है, चलो, कार्बन मैक्सिमम कितनी कोवेलेंसी शो कर सकता है? +4। +4। ठीक है, क्योंकि सिंस कार्बन हैज ओनली s and p orbitals, since carbon has only s and p orbitals available for bonding, it can accommodate या फिर it can show maximum 4 covalency। ये मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 शो कर सकता है। ठीक है, लेकिन बाकी सब जो है वो अपना ऑक्टेट एक्सपांड भी कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं अपना ऑक्टेट एक्सपांड? बिकॉज उनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, यस सर। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कार्बन फॉर्म्स p pi p pi, carbon forms p pi multiple bonds with itself and other atoms of small size, and high electronegativity। ठीक है, high electronegativity, whereas other elements do not form p pi bonds,
whereas other elements do not form p pi bonds. देखो ये पॉइंट जरा समझने की कोशिश करना आप लोग। कार्बन छोटा है, कार्बन छोटा है, ठीक है, तो छोटे लोग, छोटी पसंद, ये जो छोटे लोग होते हैं कार्बन जैसे, वो किनके साथ बॉन्ड बनाना पसंद करते हैं? छोटे के साथ। ठीक है, छोटे लोग, छोटी पसंद। तो ये जो कार्बन जैसे छोटे लोग हैं, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और दिखने में छोटे हैं, तो ये जो है छोटे एटम्स के साथ जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा हो, उनके साथ बॉन्ड बनाना पसंद करते हैं। अब इनके पास जो है वैकेंट पी ऑर्बिटल्स हैं, वैकेंट पी ऑर्बिटल्स हैं, तो अगर किसी के साथ मल्टीपल बॉन्ड बनाएंगे तो कौन से बॉन्ड बनाएंगे? पी पाई पी पाई। पी पाई का मतलब क्या है कि इसके पी ऑर्बिटल दूसरे के पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करते हैं, तो इसका पी और दूसरे का पी, इसको बोलते हैं पी पाई पी पाई। अगर एक का पी होता और दूसरे का डी होता तो उसको क्या बोलते हैं? पीडी। पी पाई डी पाई, ठीक है, पाई डी पाई। उसको बोलते हैं पी पाई डी पाई। तो कार्बन जो है वो पी पाई बॉन्ड्स बनाता है, लेकिन नीचे वाले, अब नीचे वाले पी पाई नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि नीचे वालों के पास साइज बड़ा है उनका, जो नीचे वाले होते हैं उनका साइज बड़ा होता है, और जो उनके ऑर्बिटल्स हैं वो थोड़े बड़े डिफ्यूज होते हैं, मतलब फैले हुए होते हैं ज्यादा, तो वो उतना अच्छे से पी पाई ओवरलैपिंग नहीं कर पाते हैं। तो ये एक और कार्य कार्बन की खासियत है कि कार्बन जो है वो पी पाई बॉन्ड्स बनाता है, पी पाई। बोलो ये समझ में आता है? Yes, sir. यस सर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, इसको बोलते हैं कैटिनेशन। Self-linking. कैटिनेशन क्या होता है? Sir, सर self-linking. एबिलिटी ऑफ Self-linking कार्बन ability. टू फॉर्म लार्ज चेन बाय सेल्फ बॉन्डिंग। हाँ ठीक है, ऐसा क्यों हो पाया कार्बन के साथ? क्योंकि कार्बन दिखने में कैसा है? छोटा जब कार्बन वो वर्सेटाइल है। कार्बन दिखने में छोटा है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पाई। ज्यादा है। ज्यादा ज्यादा है सर। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इसी की वजह से कार्बन जो है अपने साथियों के साथ लंबी चेन बना लेता है, और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैटिनेशन। ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी की वजह से दुनिया में सबसे ज्यादा कंपाउंड्स किसके अवेलेबल हैं? कार्बन। कार्बन। कार्बन के। और इसी कार्बन ने आप लोगों की जिंदगी खराब कर दी है। यस वही ना सर, हाँ सर। यस जो सर। सब पढ़ना पड़ता है। हाइड्रोकार्बन पढ़ो। कार्बन एंड कुछ इट्स कंपाउंड सर। सब कुछ इसी वो भी एक इकलौते कार्बन की वजह से। ठीक है, कहीं रास्ते में मिल जाए आपको तो अच्छे से धुलाई कर देना इसकी एक बार। यस सर यस करेंगे। किसने किया सर हाँ, डिस्कवर? कार्बन को डिस्कवर किसने किया सर? डिस्कवर उसको नहीं ही किया है यार मारेंगे, इसको। साहिल के पहले। साहिल के घर में रेड करेंगे। इसको डिस्कवर नहीं किया है, ये मतलब यूनिवर्स के क्रिएशन से ही भगवान ने डाला है इसको, कार्बन को। अच्छा वो सर न्यूटन ने नहीं किया, न्यूटन फिर आता इसमें नाम अरे उस पे आता सर। ये सब कुछ न्यूटन पे ही क्यों डाल देते हो यार तुम लोग? वही तो। बेचारा सर वही मैं कह रहा हूँ, अच्छा वो उसने नहीं किया सर। बेचारा न्यूटन का दिमाग फट जाएगा इतना करोगे तो। सो ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ कार्बन, आप इसको ऐसे लिख दो, ड्यू टू स्मॉल साइज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कार्बन एटम्स फॉर्म सर जितने काम नहीं किए उतने चर्चे उसे। किसके? न्यूटन। वो तुम लोग इसे फालतू में उसको चढ़ा देते हो ना खजूर के पेड़ पे। सर मैंने एप्पल चढ़ा का दे पेड़ था। सर ये साहिल ही बहुत बोलता है। ये कुछ भी बोल रहे सर, मैं तो कुछ शांत बैठा हूँ सर। हाँ शांति से बैठ जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बन जो है, ये कार्बन साइज में छोटा होने की वजह से और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से लॉन्ग ओपन चेन कंपाउंड्स बनाता है और क्लोज चेन कंपाउंड्स भी बनाता है। ठीक है, थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो कोवेलेंट बॉन्ड्स से ये काफी लंबे स्ट्रक्चर्स बनाता है, और इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैटिनेशन।
ठीक है, इसी की वजह से आपको कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि अगर बाकी एलिमेंट्स को भी जरा हम देखें, तो ये जो कैटिनेशन शो करने की प्रॉपर्टी है, ये ग्रुप में नीचे की ओर जाने पर बढ़ेगी या कम होगी? डिक्रीज। कम होगी सर। सर कम होगी। कम होगी सर, ठीक है, क्यों कम क्योंकि वो होगी? छोटे एलिमेंट ज्यादा बनाते हैं। साइज इंक्रीज होगी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। हाँ, तो ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप the tendency for catenation decreases. तो on going down the group the tendency for catenation decreases. तो सबसे ज्यादा कौन शो करेगा? कार्बन। कार्बन. Carbon is much greater than silicon. Then silicon is greater than germanium. And germanium और tin का ऑलमोस्ट बराबर. और फिर lead तो शो ही नहीं करता है catenation. ठीक है? सर ये कार्बन मैक्सिमम कितने बना पाता है? क्या bonds? यस सर। 4 ही बनाएगा ना, हमने बोला तो है ऑलरेडी कि कार्बन बॉन्ड नहीं मैक्सिमम सर, चेन। चेन. मैक्सिमम यस चेन का मतलब? सर, जैसे कि हम बोलते हैं ना C17 H32, सर ऐसे कितने सर कंपाउंड्स बोल रहे कितने हो? से कंपाउंड बना सकता है चेन? ऐसे तो बहुत सारी बना सकता है, कोई लिमिट नहीं है, बहुत सारे बना सकता है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर आपने ये रिंग के बाद क्या लिखा है? स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, STR, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर। ठीक है, बोलो यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? यस सर। So due to the property of catenation, and p pi bond formation, carbon forms या फिर carbon shows many allotropic forms. तो इन दो प्रॉपर्टीज की वजह से कार्बन के बहुत सारे एलोट्रोपिक फॉर्म्स आपको मार्केट में दिखते हैं। ठीक है, तो कुछ एलोट्रोप्स की हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, बताइए कौन कौन से एलोट्रोप्स होते हैं कार्बन के? सर फुलरीन, ग्रेफाइट, डायमंड डायमंड। एंड ग्रेफाइट। डायमंड। ठीक है, ग्रेफाइट। क्या बोल रहे हो? में तो शायद एक स्ट्रक्चर नहीं तो CF67 ऐसे नाम करके CF डायमंड ग्रेफाइट के साथ 67 ऐसा कुछ था सर उसका। ओके, तो देखो ग्रेफाइट, डायमंड और फ्लोरीन ये जो है ये क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हैं। ठीक है, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हैं कार्बन के एलोट्रोप्स के अंदर, ये सारे क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हैं। लेकिन जैसे कुछ और भी आप देखते हैं वैसे, जैसे कोल, चारकोल, कोक, ये सारे क्या है? एमोर्फस फॉर्म्स हैं। एमोर्फस, एमोर्फस का मतलब है कि ये थोड़े सॉफ्ट टू टच होते हैं। तो जैसे कोल, चारकोल, कोक एटसेट्रा, ये सारे क्या हैं? एमोर्फस फॉर्म्स हैं। एमोर्फस, एमोर्फस फॉर्म्स। क्रिस्टलाइन फॉर्म्स के अंदर जो उनके एटम्स का अरेंजमेंट है वो एक फिक्स्ड रेगुलर अरेंजमेंट पैटर्न होता है, लेकिन एमोर्फस फॉर्म्स के अंदर उनका एक फिक्स्ड पैटर्न नहीं होता एटम्स का। ठीक है, जो क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस होते हैं, क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट रखते हैं, मतलब एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट पर वो पूरा सब्सटेंस मेल्ट हो जाता है। लेकिन एमोर्फस जो होते हैं वो एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं रखते हैं, वो एक रेंज में मेल्ट होते हैं। तो ये कुछ डिफरेंसेस होते हैं क्रिस्टलाइन और एमोर्फस के बीच में। और भी चीजें हैं वो आप आगे 12th में पढ़ेंगे। चलो, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है आपको? हाँ यस सर। यस सर सर। नोट करना। नोट कर लो जल्दी से।
आपको वैसे इनके डायग्राम्स, ग्रेफाइट, डायमंड, फुलरीन, इनके स्ट्रक्चर्स आपको जो है अपनी टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे स्ट्रक्चर्स, ठीक है। लेकिन वैसे स्ट्रक्चर्स आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल भी याद नहीं रखने इनके स्ट्रक्चर्स। लेकिन अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है अभी टेक्स्ट बुक है आपके पास, नो सर। तो जिसके भी पास टेक्स्ट बुक है आप एक बार खोल के रख लो। तो कुछ यहाँ पर मैं पॉइंट्स आपको दिखाने वाला हूँ डायमंड ग्रेफाइट के, तो वो पॉइंट्स आपको समझने में आसानी होगी थोड़ी, या फिर आपको जब भी बाद में टाइम मिले तो आप उनके स्ट्रक्चर एक बार देख लेना, और जो हमने यहाँ पर पॉइंट्स लिखे हैं उन पॉइंट्स से उनको कोरिलेट कर लेना। चलो, तो सबसे पहले हम बात करते हैं डायमंड की। डायमंड, कुछ इंपॉर्टेंट चीज इनके बारे में मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर। नंबर 1, सबसे पहला कि इट हैज अ क्रिस्टलाइन लैटिस। इट हैज अ क्रिस्टलाइन लैटिस, ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये क्रिस्टल की फॉर्म में होता है, क्रिस्टलाइन लैटिस होता है इसका। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ईच कार्बन एटम has sp3 hybridization. Each carbon atom has sp3 hybridization and they are linked in tetrahedral manner. They are linked in tetrahedral manner. ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे कि जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ होती है, द कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इज इक्वल टू the carbon carbon bond length is equal to 154 picometers, ठीक है। and it has only one type of CC bond. It has only one type of CC bond. Only one type of CC bond it has. ठीक है। It has only one type of CC bond and it forms a three-dimensional rigid network. ठीक है। और ये कोवेलेंट होता है, कोवेलेंट होने के बावजूद भी इसका थ्री डायमेंशनल रिजिड नेटवर्क होने के कारण इसका मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है, ठीक है। सो इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, therefore it has high melting point, therefore it has high melting point despite of covalent nature. जनरली हम ये बोलते हैं कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। so it has high melting point despite covalent nature. वैसे ये है तो कोवेलेंट, लेकिन फिर भी इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट, it is the hardest substance. It is the hardest substance on earth due to very strong extended covalent bonding, due to extended covalent bonding, इस तरह से, ठीक है। आप जानते हैं ये इतना हार्ड होता है कि एक डायमंड को काटने के लिए हम क्या यूज करते हैं? डायमंड। डायमंड, ठीक है। सो इट इज यूज्ड एज an abrasive. It is used as an abrasive for sharpening hard tools.
for sharpening hard tools, and in manufacturing tungsten filaments. In manufacturing tungsten filaments for light सर bulbs. ग्रेफिन हार्ड नहीं है क्या? Sorry, सर ग्रेफिन डायमंड से हार्ड नहीं है ना? नहीं, ठीक है। तो यहाँ तो तक ये सबसे आप, हार्ड यही है क्या, डायमंड? हाँ, यस यस। सर आयरन से भी? यहाँ तक लिख लिया आपने? यस सर। नो सर। सर्जरी वगैरह में भी यूज करते हैं डायमंड के, जो मतलब टूल्स, फाइन सर्जरी के लिए यूज करते हैं। मतलब टिप जो होती है, टिप मतलब कटिंग के लिए, उसमें डायमंड के पीसेस लगाते हैं थोड़े से। सर आयरन ज्यादा हार्ड है कि डायमंड? हार्ड तो डायमंड है, लेकिन मेलेबल वगैरह वो सारी प्रॉपर्टीज आयरन के साथ हैं। मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी। हो गया? यस सर। चलो नेक्स्ट कंपाउंड, नेक्स्ट एलोट्रोप, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट, तो जब आप इसका डायग्राम देखेंगे आप इसका, तो हाँ देखो, एक और चीज देख लो। डायमंड का आप जब डायग्राम देखेंगे तो आप उसमें ऐसा देखेंगे कि एक मतलब टेट्राहेड्रल शेप है, मतलब बहुत सारे टेट्राहेड्रल यूनिट्स एक साथ जुड़े हुए हैं। मतलब एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, फिर वो हर एक कार्बन अगले 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, फिर वो हर एक कार्बन अगले 4 से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से हर एक कार्बन एटम यहाँ पर 4 की यूनिट्स में ऐसे जुड़ा हुआ है। तो इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल मैनर में ये सारे कार्बन आपस में जुड़े होते हैं डायमंड के अंदर। अब ग्रेफाइट के केस में क्या है कि यहाँ पे भी 4 कार्बन ही जुड़े हैं, कार्बन की वैलेंसी तो 4 ही है, लेकिन यहाँ पर ये एक लेयर्ड स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। मतलब एक लेयर के ऊपर एक लेयर, एक लेयर के ऊपर एक लेयर, इस तरह से लेयर्ड स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं ग्रेफाइट। इसकी वजह से जो ग्रेफाइट होता है ये काफी स्लिपरी होता है, स्लिपरी। ठीक है, इसको एज ए लुब्रिकेंट भी यूज किया जाता है। तो ग्रेफाइट, सॉरी सर वो लेयर के बीच में वेंडरवॉल फोर्स रहता है। हाँ, तो उनके बीच में ये वीक वंडरबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से थोड़े स्लिपरी होते हैं, एक दूसरे के ऊपर फिसलते हैं आसानी से। तो एक शीट लाइक या फिर लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है ग्रेफाइट का, लेयर्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लिख लेंगे यहाँ पर। नंबर 1, इट हैज लेयर्ड स्ट्रक्चर, इट हैज लेयर्ड स्ट्रक्चर, एंड such layers are held by weak van der Waals forces. Such layers are held by weak van der Waals forces. And the distance between such layers is 340 picometers. इन layers के बीच में आपस में distance होती है 340 picometers. Each layer consists of hexagonal rings. Each layer consists of hexagonal rings with carbon-carbon bond length equal to 141.5 picometers. 141.5 picometers. Each carbon atom is sp2 hybridized. Important point note करने के लिए, each carbon atom is sp2 hybridized.
each carbon atom is sp2 hybridized the fourth electron. अब जानते हैं कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, so the fourth electron forms pi bond. The fourth electron forms pi bond between layers. ठीक है, so fourth electron forms pi bond and therefore graphite conducts electricity. Therefore graphite conducts electricity along the sheet. Along the sheet का मतलब है between the layers. Between the layers. So इसलिए जो है graphite is a good conductor of electricity. ठीक है, bad conductor of heat, but good conductor of electricity. ठीक है, next point. Graphite cleaves easily between the layers. Graphite cleaves easily between the layers and therefore it is soft and slippery. It is soft and slippery. Therefore graphite is used. Therefore graphite is used as lubricant. Therefore graphite is used as lubricant in machines. In machines. सर वो BW क्या है? Between है क्या? Between. So therefore graphite is used as lubricant in machines running at high temperatures. सर इसका मतलब क्या हुआ? Graphite clean easily between the layers. Graphite cleaves easily between the layers. Cleaves का मतलब है कि layers के बीच में आसानी से movement रहता है क्योंकि weak van der Waals forces होते हैं, इसलिए ये slippery है, मतलब एक के दूसरे के ऊपर लेयर आपस में खिसक जाती है, ऊपर एक के ऊपर एक स्लिप करती है, तो इसीलिए वो lubricant के लिए यूज होता है, lubricant के तौर पे यूज होता है उन machines के लिए जो high temperature पर रन किए जाते हैं. So for machines running at high temperatures. For machines running at high temperatures where oil cannot be used. सर इसका melting boiling point कैसा होता है? High होता है कि low? हाँ, high होता है. High melting point. High होता है. Okay. हो गया? Yes sir. चलो एक और इलेक्ट्रोप यहाँ पर पढ़ लेते हैं हम, फ्लोरीन. फ्लोरीन आप जानते हैं इसका शेप किस तरह का होता है? सर Yes थोड़ा sir, football shape. सर थोड़ा इसको नीचे जाओ ना, Buckminster. सेकंड लाइन में. सर इसको बकमिंस्टर फ्लोरीन. Yes sir, वो भी कहते हैं ना. बकमिंस्टर फ्लोरीन. एक सॉसर बॉल की तरह इसका तो शेप होता साइंटिस्ट था क्या? है. शेप की वजह से तो इसका नाम साइंटिस्ट पड़ा था क्या? बकमिंस्टर फ्लोरीन. या फ्लोरीन साइंटिस्ट था, शेप की वजह से इसका नाम पड़ा बकमिंस्टर फ्लोरीन. एक सॉसर बॉल की तरह शेप होता है इसका, ठीक है, सॉसर बॉल की तरह शेप होता है, जिसमें कुछ हेक्सागोनल रिंग्स भी होती हैं, कुछ रिंग्स होती हैं हेक्सागोनल और कुछ रिंग्स होती हैं पेंटागोनल. तो इसके ऊपर सरफेस पे कुछ पेंटागोनल रिंग्स होती हैं, कुछ हेक्सागोनल रिंग्स होती हैं.
तो वैसे नेचर में नहीं पाया जाता, नेचर में नहीं पाया जाता, लेकिन बनाया जाता है लैब में ग्रेफाइट को हीट करके। नेचर में तो आपके दो ही पाए जाते हैं, ग्रेफाइट और डायमंड, ठीक है। उसमें से भी ज्यादा क्या पाया जाता है? सर ग्रेफाइट। ग्रेफाइट। ग्रेफाइट, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से थर्मोडायनेमिकली ग्रेफाइट इज मोर स्टेबल देन डायमंड। थर्मोडायनेमिकली ग्रेफाइट इज मोर स्टेबल देन डायमंड। इसका मतलब क्या है कि अगर आप कहीं भी अगर गड्ढा खोदे हैं तो क्या मिलने की चांसेस ज्यादा है, डायमंड या ग्रेफाइट? ग्रेफाइट। ठीक है, अगर कहीं डायमंड मिल जाए तो मुझे बता देना। सर हम खुद भी रख लेंगे। ठीक है, आपको भी बता देंगे सर। हाँ मुझे बता देना। सर आपको भी बता देंगे। सर बस बताएंगे। अरे थोड़ा फोटो वगैरह भी दिखा देना। सर उसका प्यूरिफिकेशन का पता चल जाएगा। किसका? डायमंड का सर। डायमंड का प्यूरिफिकेशन सर, उसका मतलब यस सर, डायमंड ऐसे डायमंड की फॉर्म में नहीं मिलता, उसको कुछ तो करना पड़ता है ना सर, पॉलिश। यस 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 यस, मतलब रगड़ना पड़ता है दूसरे डायमंड से। सर कोयले जैसा होता है क्या वो? कोयले में मतलब होता है। शुरुआत में जब निकलता है तब तो लगता नहीं कि अरे डायमंड होगा, फिर रगड़ रगड़ के चमक जाता है। इनफैक्ट अगर आपको कहीं भी डायमंड मिलता है तो गवर्नमेंट एजेंसीज बहुत जल्दी आपके घर आ जाएंगी फिर इन्वेस्टिगेशन उसको के लिए। रगड़ने के लिए बहुत खर्चा लगता है सर, वही नहीं है। इसलिए अगर किसी को डायमंड मिलता है तो वो जाके उसको बेच देता है। लेकिन पर सर जो उसको जो मतलब ऐसे ही नॉर्मली बेचेंगे तो सर कम पैसा मिलेगा। हाँ मतलब अब ऑब्वियस सी बात है कि रॉ मटेरियल का प्राइस तो कम ही होगा, रॉ मटेरियल का प्राइस तो कम होगा। कुछ ना मिलने से अच्छा कुछ। चलो ठीक है, आ जाओ वापिस। फुलरिन कैसे बनता है ये देख लेते हैं। Fullerene is made by heating graphite in an electric arc in the presence of inert gases. In the presence of inert gases, it is a sooty material. It is a sooty material formed by condensation of vaporized CN small molecules. Example: C60, C70, etc. C60, C70, etc. मतलब 60 एटम्स एक साथ कंबाइन होके इस तरह से स्ट्रक्चर बनाते हैं। जब ग्रेफाइट की वेपर्स कंडेंस होती है तो इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है और उसको बोलते हैं फ्लोरीन। सर सूटी मटेरियल। सूटी मटेरियल का मतलब है, आप समझ रहे हो ना, मतलब ग्रेफाइट की वेपर्स बनी मतलब सूटी मतलब जैसे क्या बोलते सर हैं। वो काला काला ऊपर रह जाता है। हाँ मतलब जब ग्रेफाइट को आपने पहले वेपराइज किया तो उसकी सूटी सूटी वेपर्स बनी। सूटी मतलब जो थोड़ी सी आपको मतलब जो सांस, कैंडल से निकलती है हाँ काली काली। वैसा वैसा। तो वैसे जब उसकी वेपर्स बनती है फिर उसके बाद में जब कंडेंस किया जाता है तो इस तरह से कुछ CN मॉलिक्यूल्स, कार्बन के कुछ स्पेसिफिक नंबर के मॉलिक्यूल्स आपस में वेपराइज होते हैं कंडेंस होकर। कंडेंस जब होते हैं तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलते हैं जिनका स्ट्रक्चर केज लाइक होता है। दे हैव केज लाइक स्ट्रक्चर।
have case-like structure. Next point, C60 molecule has a shape like a saucer ball, and therefore it is called as Buckminster fullerene. Therefore it is called as Buckminster fullerene. Next important point, it contains 20 hexagonal rings. It contains 20 hexagonal rings and 12 pentagonal rings. It contains 20 hexagonal rings and 12 pentagonal rings. ये important point है. Next, each carbon atom is sp2 hybridized. ये भी important point है. At least ये जो तीनों हमने लिखे हैं यहाँ पर, डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरीन, इसमें आपको कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन वगैरह याद रखनी है. ठीक है, तो each carbon is sp2 hybridized. Each carbon is sp2 hybridized and remaining electron at each carbon atom is delocalized in molecular orbitals. Giving fullerene. तो डीलोकलाइजेशन की वजह से फुलरीन में एरोमेटिक कैरेक्टर आता है. गिविंग फुलरीन एरोमेटिक कैरेक्टर. बताओ यहाँ तक क्लियर है? क्या यहाँ तक क्लियर है? Yes. It contains C single bond C and C double bond C bonds. तो सिंगल बॉन्ड्स और डबल बॉन्ड्स होते हैं और उसी की वजह से यहाँ पर एरोमेटिक कैरेक्टर देखने को मिलता है फ्लोरीन के अंदर. ठीक है, तो ये सारे काफी प्योर फॉर्म्स हैं कार्बन के, लेकिन जो आपके कोक, चारकोल, कोल हैं वो थोड़े इम्प्योर फॉर्म्स हैं कार्बन के. बताइए यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? यस सर. Yes, sir. इसमें एक चीज आप नोट लिखेंगे जो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था. ठीक है, कि ग्रेफाइट और डायमंड इनमें से कौन ज्यादा स्टेबल है थर्मोडायनेमिकली? ग्रेफाइट. ग्रेफाइट. तो यहाँ पर आप लिख लेंगे एज ए नोट, आप यहाँ पर लिखेंगे that graphite is. सर वो सेकंड लास्ट पॉइंट में हाँ, सी बोलो. एटम के आगे क्या लिखा है? सर सेकंड लास्ट पॉइंट में सी एटम में जो उसके आगे क्या लिखा है? सी एटम इज कार्बन एटम इज डीलोकलाइज्ड. तो एक जो इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन जो बच गया,
sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है ना, मतलब एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है इसके पास कार्बन के पास, तो जो एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है कार्बन एटम पर वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर डीलोकलाइज्ड रहता है, मतलब घूमता रहता है, डीलोकलाइज्ड। सर हाँ, सर C60 स्टेबल रहता है कि C70? ये सारे स्टेबल फॉर्म्स हैं, C60 भी स्टेबल रहता है, C70 भी स्टेबल रहता है, ये सारे अलग अलग फॉर्म्स हैं जिन फॉर्म में फ्लोरीन एग्जिस्ट करता है, C60 C70 एटसेट्रा। इनसे सर मिनिमम मैक्सिमम कौन सा कितना होगा? मिनिमम C60 है, मैक्सिमम हमें सर देखना पड़ेगा कि अभी फिलहाल मतलब क्या है, लेकिन मिनिमम C60 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। यस सर। तो लास्ट पॉइंट हम यहाँ पे लिख रहे थे एज ए नोट, ग्रेफाइट इज thermodynamically most stable. Most stable allotrope of carbon. ठीक है, तो जो भी स्टेबल फॉर्म होते हैं वो नेचर में वैसे ही पाए जाते हैं, तो इसलिए उनका डेल्टा HF नॉट 0 होता है। तो डेल्टा HF नॉट ऑफ ग्रेफाइट इज 0। ये डेल्टा HF नॉट क्या होता है, ये वैसे आप वैसे थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ोगे, एंथैल्पी। लेकिन अभी मैं इसको बता देता हूँ, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। जो H है, H स्टैंड्स फॉर एंथैल्पी, और जो इसके ऊपर HF ऊपर जो एक बिंदी लगी हुई है नॉट, उसको दैट रिफर्स टू स्टैंडर्ड। तो जब स्टैंडर्ड कंडीशंस पर हम किसी चीज की बात करते हैं तो उसके ऊपर नॉट लगा देते हैं, डेल्टा H नॉट। और ये क्या है नीचे F, F स्टैंड्स फॉर फॉर्मेशन। तो ग्रेफाइट नेचर में ही पाया जाता है एज इट इज, उसको बनाने में कोई एनर्जी ना तो एब्जॉर्ब होती है ना ही रिलीज होती है, तो इसीलिए ग्रेफाइट की स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 होती है। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? यस सर। चलिए एक लास्ट पॉइंट आप लिख लीजिए, यूजेस ऑफ कार्बन। यूजेस ऑफ कार्बन मतलब जब भी लास्ट में यूजेस आ जाए, मतलब यूजेस अगर आ गए तो आप समझ लेंगे कि इसकी कहानी अभी खत्म होने वाली है। हाँ सर वही सोचता हूँ। मतलब तुम लोग वेट करते हो कि यूजेस कब आएंगे, ऐसा? यस। हाँ ठीक है, देखो यूजेस नंबर 1, ग्रेफाइट being good conductor, graphite being good conductor is used for electrodes, electrodes के तौर पे यूज करते हैं ग्रेफाइट को, used for electrodes in batteries and during electrolysis अच्छा, ये आजकल अटेंडेंस इतना कम क्यों चल रहा है? एग्जाम से सर। एग्जाम शुरू हो गए क्या? होने वाले हैं। अच्छा शुरू होने वाले हैं, कब से? सर प्रिपरेशन। एग्जाम्स कब से होने वाले हैं? सर अभी शायद अप्रैल में अपने, सर अप्रैल या फरवरी लास्ट में। और जाएंगे। देखो तो ग्रेफाइट बीइंग हाईली पोरस, ये हम किसकी बात कर रहे हैं? चारकोल की बात कर रहे हैं। ग्रेफाइट का पॉइंट हमने ऊपर लिखा, ये बीइंग हाईली पोरस activated charcoal, being highly porous, the activated charcoal is used for adsorbing poisonous gases, is used for adsorbing poisonous gases. It is used in water filters, आपने देखा होगा फिल्टर्स के अंदर,
यूज इन वाटर फिल्टर्स। आपने देखा होगा कि जब भी आपने कोई आरओ फिल्टर देखा हो तो उसके अंदर Yes, ऐसे sir. अलग अलग 2-3 कॉलम्स होते हैं प्लास्टिक वाले, मतलब ऐसे सिलेंड्रिकल टाइप के होते हैं कॉलम्स, वर्टिकल कॉलम्स। उनके अंदर आप देखोगे किसी के ऊपर लिखा होता है चारकोल, किसी के अंदर लिखा होता है ग्रेवल, सैंड ग्रेवल, ऐसे अलग अलग चीजें लिखी होती है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, चारकोल बेसिकली हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इसकी एब्जॉर्बिंग पावर काफी ज्यादा होती है। एब्जॉर्प्शन का मतलब है अपनी सरफेस पर इम्प्योरिटीज को और कुछ गैसेस को चिपका देता है। ठीक है, तो इसको जो लोग माइनिंग में काम करते हैं, जो लोग माइनिंग में काम करते हैं और मास्क पहन के जाते हैं, तो मास्क की जो आउटर लेयर है उस पर चारकोल की कोटिंग की जाती है। तो उससे क्या होता है कि जो हार्मफुल टॉक्सिक गैसेस निकलते हैं, वो हार्मफुल टॉक्सिक गैसेस उसकी सरफेस पे आकर चिपक जाती है। ठीक है, तो अंदर नहीं जा पाती, सिर्फ सरफेस पे आकर चिपक जाती है, उसके लिए यूज करते हैं। और बाकी फिर जब आप कुछ कोई नए आप लेदर बैग्स या फिर लेदर शूज वगैरह खरीदते हैं, तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि एक व्हाइट कलर का थोड़ा मतलब छोटा सा पैकेट होता है व्हाइट कलर का, जिसके अंदर कुछ दाने दाने होते हैं। ठीक है, तो वहां पर भी हम चारकोल यूज करते हैं, क्योंकि वो गैसेस को एब्जॉर्ब करता है अपने सरफेस पर। तो चारकोल के पीसेस या पाउडर यूज किया जाता है उनके अंदर। क्या आप समझ पा रहे हैं ये बात को? Yes, sir. Yes, sir. Next point, coke is used as a fuel. Coke is used as a fuel and reducing agent. Coke here refers to carbon. ठीक है, and as a reducing agent in metallurgy. ये आप आगे पढ़ेंगे मेटलर्जी में। बताइए, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? Yes, sir. तो हमने अभी तक कार्बन की प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, सर रिएक्शंस। हाँ, सर एकदम फर्स्ट स्लाइड दिखाना जहाँ से अपना शुरू किया था क्या शुरू किया था हमने? सर, क्लास। यस सर, 2 मिनट। Sir, आज का टॉपिक हो गया। हाँ ठीक है, तो आज हम यहीं पे पूरा करते हैं। यू कैन आंसर योर अटेंडेंस क्विकली। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, हम कार्बन और सिलिकॉन के कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में इनके कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हाँ शिवम। Okay, sir. सर इसके नीचे वाली दिखाना थोड़ा सा। Bye, sir. चलो, ओके, सो वी मीट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास। Thank you, sir. Thank you, sir. Sir, I have one doubt. हाँ Can बोलो I wait? बोलो। सर सेकंड पॉइंट दिखाना, कौन सा सेकंड पॉइंट? मतलब सेकंड, फर्स्ट के बाद सेकंड कराया होगा आपने, सेकंड वाला। हाँ बोलो, क्या डाउट है? Sir, आपने हाँ, जो वो करवाया था ना सर, वो उसमें एक डाउट है। कौन सर सा? थोड़ी स्लाइड नीचे लीजिए ना सर। ये लिख लिया यहाँ तक? सर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन में ही है। बोलो। सर सिलिसिक एसिड वाला। सर ये रिएक्शन समझाइए ना वापस। देखो, चलो इसको मैं लास्ट में तुम्हें लिख के बता देता हूँ, इसे नोट कर लेना। ठीक है, देखो हमारे पास SiCl4 है, SiCl4 पे हमने डाला वाटर। ठीक है, तो इस तरह से था ये सिलिकॉन, और 4 क्लोरीन जुड़े हुए हैं इसके साथ, इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पर सिलिकॉन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है। ये बात तो क्लियर है ना कि सिलिकॉन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं? यस सर। ठीक है, सिलिकॉन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं, तो यहाँ पर ये वाटर, इस पर वाटर जो है इसके पास, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं,
और सिलिकॉन के पास खाली d ऑर्बिटल है, तो सिलिकॉन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है क्योंकि इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल्स हैं। तो ये ऑक्सीजन यहाँ से सिलिकॉन के वैकेंट d ऑर्बिटल में अपने इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करता है, ठीक है। तो जब सिलिकॉन अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर देने की कोशिश करता है, तो जब सिलिकॉन के पास ऑलरेडी कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 8 इलेक्ट्रॉन्स थे, इसका ऑक्टेट कंप्लीट था, लेकिन वैकेंट d ऑर्बिटल होने के कारण ये अपना ऑक्टेट को एक्सपांड कर देता है। तो ऑक्टेट जब एक्सपांड करने की बारी आई, तो अब जब ऑक्सीजन यहाँ से इसके ऊपर अटैक करने वाला है, तो अब इलेक्ट्रॉन्स तो ऑलरेडी इसके पास काफी हैं, तो जब नए इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो ये जो क्लोरीन के साथ जो कोवेलेंट बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिपल्जन फील करते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स फिर से क्लोरीन के ऊपर चले जाते हैं इस तरह से। तो इस तरह से वाटर यहाँ से अटैक करता है और ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन अपने लेके बाहर निकलने की कोशिश करता है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, ये Cl जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकलने की कोशिश में है, तो Cl माइनस बाहर निकल जाता है और ये सिलिकॉन यहाँ पर ये 3 क्लोरीन ऐसे लगे हुए हैं और ये ऑक्सीजन वाटर आके जुड़ गया है यहाँ पे OH, लेकिन ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए सिलिकॉन को, तो उसकी वजह से ऑक्सीजन पर चार्ज आ गया पॉजिटिव। अब ऑक्सीजन तो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज को नहीं रख पाएगा, तो इस पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए क्या करता है, अपने पड़ोसी हाइड्रोजन से, जो हाइड्रोजन के साथ इसने बॉन्ड बनाया था, ये इलेक्ट्रॉन को वो अपने ऊपर ले लेता है। जब ये इलेक्ट्रॉन्स को अपने ऊपर ले लेगा तो उसका पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा और ये हाइड्रोजन अब H+ की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या बच गया, सिलिकॉन, और ऊपर क्या लग गया OH, और नीचे यहाँ पर क्लोरीन, क्लोरीन और क्लोरीन। इस तरह से जैसा यहाँ पर एक वाटर ने अटैक किया तो ये हुआ, वैसे यहाँ पर बाकी 3 वाटर मॉलिक्यूल्स भी इस पे अटैक करते हैं और 3 HCl बाहर निकल जाते हैं। तो फाइनली आपको क्या मिल जाता है कि 3 क्लोरीन हटके क्या लग गए यहाँ पर, 4 क्लोरीन हटके फाइनली क्या लग गए, 4 OH। इसी कंपाउंड को बोलते हैं सिलिसिक एसिड। अंडरस्टूड सर। समझ में आ गया? हाँ सर, फॉर्मूला थैंक क्या यू हो सर। गया इसका, SiOH4, ये है सिलिसिक एसिड, ठीक है। थैंक यू सर। चलो, ओके, सो वी मीट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, बाय एवरीवन।